तो आज हम बात करेंगे बलाघात के अर्थ पर, यानी मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। बलाघात से तात्पर्य भाषा के मौखिक प्रयोग में शब्द के किसी विशेष अंश पर या शब्द के समूह में से किसी शब्द विशेष पर बल दिया जाता है। यानी बलाघात का मतलब है कि जब हम मुंह से कोई चीज़ बोलते हैं, जब हम कोई मौखिक रूप में किसी चीज़ को बोलते हैं, तो बोलते समय भाषा के जो शब्द है उस शब्द के किसी विशेष अंश पर या उस शब्द के विशेष समूह पर अगर हम जो विशेष प्रकार से बल डालते हैं तो उसे ही हम बलाघात कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द हम ले सकते हैं पानी। जब हम पानी बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पानी। तो जो हम लोग पानी बोल रहे हैं तो हम लोग नी वाले शब्द पर विशेष बल दे रहे हैं, यानी पानी। तब हम लोग को पता चल रहा है। तो और अगर समूह की बात करें तो जैसे तुम क्यों गए, तो ये एक समूह है, शब्दों का समूह है। तो इसमें से हम क्यों पर विशेष रूप से बल डाल रहे हैं, उस शब्द पर विशेष रूप से बल डाल रहे हैं। तो ऐसे ही शब्दों को बलाघात कहते हैं, जहाँ किसी भी शब्द पर या शब्द के अंश पर या समूह में से किसी विशेष शब्द पर हम बल डालते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तो ही उसी चीज़ को बलाघात कहते हैं। और प्रायः बोलचाल में बलाघात और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भाषा हम यूज़ करते हैं उस भाषा में हम बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ बोलते बोलते किसी विशेष शब्द पर या किसी विशेष शब्द के अंश पर या शब्दों के किसी समूह पर विशेष रूप से बल डालते हैं। कभी कभी ए का प्रयोग वक्ता के बोलने के अनुसार होता है। बलाघात वस्तुतः शब्द अथवा शब्द समूह के उच्चारण में किसी अंश पर लगाया गया बल है जो दूसरे शब्दों या विशेष प्रकार के बलों से आघात करता है। जैसे कभी कभी हम ए शब्द का यूज़ बहुत ही अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे ए से एड़ी, तो क्या हो रहा है, ए शब्द पर बल डाल रहे हैं। जैसे ऐनक, तो ए पर भी बल डाला जा रहा है। ठीक है, ये बोलने के अनुसार अलग अलग सुनाई देगा। बहुत सारी चीज़ में जैसे ऐसे ऐसे, इसमें तो कोई अलग चीज़ नहीं सुनाई दिया, लेकिन तो इस तरह से बलाघात जो है वो शब्द या शब्दों के समूह के किसी विशेष अंश पर लगाया गया बल है जो एक दूसरे शब्दों को विशेष रूप से बलों से आघात करता है। हम बोलते बोलते किसी शब्द को विशेष रूप से जोर लगाकर बोलते हैं या उस वर्ड को हम बहुत ही लाउडली बोलते हैं, उस वर्ड को दबा के बोलते हैं, तो ऐसे शब्द को ही बलाघात कहते हैं। भाषा में बलाघात संबंधित व्यवस्था उस भाषा की प्रकृति से नियंत्रित होती है जिसमें किन्हीं दो भाषाओं को बलाघात या सांचा मान लिया जाता है। भाषा सीखने वाला बलाघात के सांचे में अन्य भाषाओं को आरोपित करता है, जिसके फलस्वरूप बलाघात संबंधी त्रुटियां कम आती है। अब हिंदी के शिक्षण के संबंध में बलाघात उच्चारण का एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाषा को एक नया आयाम बनाता है। अब बात करते हैं बलाघात शिक्षण पर, यानी स्ट्रेस टीचिंग। अन्य भाषा के शिक्षण में ध्वनियों के उच्चारण के साथ साथ भाषा की प्रकृति के अनुरूप बलाघात शिक्षण विशेष महत्व रखती है। अन्य भाषा सीखने वाला छात्र मातृभाषा के बलाघात व्यवस्था तथा अन्य भाषा के में लय के कारण ध्वनियों का उच्चारण करता है और इसके लिए बलाघात शिक्षण अति आवश्यक हो जाता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो सबसे पहले वो ध्वनियों के उच्चारण को सीखता है। तो ध्वनि को उच्चारण को सीखते समय उसे भाषा की प्रकृति के हिसाब से बलाघात सीखना भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बलाघात सीखे बिना हम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते, क्योंकि बलाघात के कारण ही व्यक्ति अपनी भाषा को, शब्दों को एक लय में व्यक्त कर सकता है। और दूसरी भाषा को सीखने के लिए भी अपनी भाषा के बलाघात शिक्षण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर अपनी मातृभाषा की बलाघात शिक्षण को नहीं सीखेंगे तो हम दूसरे किसी भाषा को भी सीख नहीं पाएंगे। और इसीलिए कोई भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले बलाघात शिक्षण सीखना अति आवश्यक होता है। इस शिक्षण को जानने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों को अन्य भाषा में बलाघात के नियमों से परिचित करवाना आवश्यक है। यानी छात्र जब किसी भी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले उन्हें बलाघात के नियमों से परिचित कराना बहुत ज़रूरी होता है।
और इससे शब्दों के सही उच्चारण में भी सहायता मिलती है। यानी अगर हम बालाघात शिक्षण को सीखते हैं तो हम किसी भी शब्द का सही सही उच्चारण कर पाते हैं। अन्य भाषा के शिक्षण में छात्र को बालाघात तथा लय के प्रयोग में कठिनाई हो सकती है। वह मातृभाषाओं के इन व्यवस्थाओं से परिचित करवाना तथा भाषा शिक्षण में इसकी उपस्थिति बताना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी जब भी हम किसी अन्य भाषा को सीखने जाते हैं तो हमें उसके उच्चारण करने में बहुत सारी असुविधाएं आती हैं और किसी नई भाषा को सीखते समय व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले मातृभाषा के इन सभी व्यवस्थाओं से परिचित करवाना होता है, तभी जाकर वो किसी भी भाषा को अच्छे से सही से सीख पाते हैं। और बालाघात शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि वो मातृभाषा के व्यवस्था से परिचित कराए और भाषा की शिक्षा में उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है, उसकी उपस्थिति को बताएं। ध्वनि शिक्षण संबंधी समस्याओं की भांति बालाघात शिक्षण में भी एक एक बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। देखिए, जिस तरह से ध्वनि को सीखने के संबंध में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से बालाघात शिक्षण में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ध्वनि को उतार चढ़ाव को सीखते समय हर एक एक बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक उसी तरह से बालाघात सीखते समय भी उसकी एक एक बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है और शिक्षण बिंदु विशेष पर अभ्यास करने के बाद ही अन्य बिंदुओं को लिया जा सकता है। यानी बालाघात शिक्षण के समय एक एक बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है और इन बिंदुओं को सीखने के बाद ही व्यक्ति दूसरे बिंदुओं को सीख सकता है। मातृभाषा और अन्य भाषा के बालाघात सांचे के अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि मातृभाषा की बालाघात और अन्य भाषा के बालाघात को चिन्हों द्वारा स्पष्ट किया जाता है और ये चिन्ह विशेष क्रम से बल को घोषित करते हैं। देखिए, मातृभाषा और अन्य भाषा के जो बालाघात हैं ये अलग अलग होते हैं, तो उनके अनुसार उनके सांचे में भी अंतर पाया जाता है और इस अंतर को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले मातृभाषा के और अन्य भाषा के बालाघात चिन्हों को पहचानना होगा, क्योंकि उनके बालाघात चिन्ह भी अलग अलग होते हैं और ये जो चिन्ह हैं ये उनके बल को घोषित करते हैं, उनके बल को दर्शाते हैं। इसीलिए मातृभाषा और अन्य भाषा दोनों भाषाओं के बालाघात के चिन्ह भी अलग अलग होते हैं जो उनके बल को दर्शाते हैं। और इसके साथ ही बालाघात दो तरह का होता है, पहला है सामान्य बालाघात और दूसरा है अति सामान्य बालाघात। देखिए, निम्न तौर पर बालाघात दो तरह के होते हैं, एक सामान्य बालाघात होता है, ठीक है, और दूसरा है एक अति सामान्य बालाघात होता है, जिन्हें छात्र सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि सामान्य बालाघात और अति सामान्य बालाघात उनके चिन्हों के आधार पर ही उन्हें पहचाना जाता है और तभी उसका प्रयोग किया जाता है। अब बालाघात के शिक्षण के अनुकरण अभ्यास का विशेष महत्व होता है। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूने पर छात्र अनुकरण करते हैं और मातृभाषा के बालाघात सांचे के आधार पर अन्य भाषा के बालाघात सांचे के प्रयोग की आदत उत्पन्न करना आवश्यक होता है। इसके लिए अंतर अभ्यास एक सर्वोत्तम साधन है। देखिए, बालाघात सीखते समय उसका अनुकरण करना बहुत आवश्यक है और उसका अनुकरण का बार बार अभ्यास करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बालाघात सिखाते समय टीचर्स बच्चों के सामने बहुत सारे नमूने प्रस्तुत करते हैं और छात्र उन नमूनों के बार बार अनुकरण कर कर के सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि क से कबूतर, ख से खरगोश, और इन सभी नमूनों को बच्चे बार बार अनुकरण कर कर के इसे दोहराते रहते हैं और इस तरह से बालाघात सांचों का बार बार प्रयोग करके उनमें एक आदत उत्पन्न करना भी आवश्यक हो जाता है, तभी जाकर छात्र बालाघात शिक्षण को अच्छे तरीके से अभ्यास कर पाते हैं। अब बालाघात का अभ्यास टेप रिकॉर्डर के द्वारा कराया जाता है। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूने अथवा मातृभाषा भाषियों को टेप द्वारा उनका अभ्यास कराना आवश्यक होता है। देखिए, यहाँ टीचर्स बालाघात का अभ्यास टेप रिकॉर्डर के द्वारा करवाती है। टीचर्स के द्वारा जितने भी नमूने प्रस्तुत किए जाते हैं, इन सभी नमूनों को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके मातृभाषा भाषियों को इस टेप के द्वारा अभ्यास कराया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अन्य भाषा के शिक्षण में बालाघात को व्यवस्थित करना आवश्यक होता है और छात्रों को इसका अभ्यास कराना अति आवश्यक होता है। यानी कि बिना अभ्यास कराए बालाघात शिक्षण नहीं सीखा जा सकता। इसीलिए
अन्य भाषा सीखने के लिए बलाघात सीखना, उसको व्यवस्थित करना, इन सभी चीज़ों का अभ्यास करवाना बहुत ज़रूरी है और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से सभी चीज़ों का अभ्यास करवाया जाता है। और इस तरह स्पष्ट है कि अन्य भाषा के शिक्षण में बलाघात का व्यवस्थित शिक्षण आवश्यक है। इसमें छात्र इसके प्रयोग की सहज और सरल आदत से परिचित हैं। तो हमने बलाघात के बारे में जाना कि किस तरह अन्य भाषा सीखने के लिए बलाघात शिक्षण कितना आवश्यक है। ठीक उसी तरह अभी हम सुर लहर पर बात करेंगे। ठीक है, तो ध्वनि विज्ञान में जितना महत्व उच्चारण का है, उतना ही महत्व सुर लहर का भी है। सुर लहर के अतिरिक्त बलाघात तथा सुर का अध्ययन किया जाता है। इसमें वाक्य के सभी अंशों पर सामान्य बल नहीं डाला जाता। वाक्य के एक शब्द पर बल होता है तो दूसरे शब्दों पर उसके इसी ध्वनियों के बराबर शब्द विशेष पर आघात प्रकाश करते हैं। देखिए, यहाँ सुर लहर में कहा गया है कि ध्वनि विज्ञान में जितना ही महत्व किसी शब्द के उच्चारण स्थान का है, उतना ही महत्व सुरों का भी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ सुर के साथ साथ बलाघात तथा सुर का अध्ययन भी करवाया जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी अन्य भाषा को सीखता है तो उन्हें जितना महत्व उच्चारण स्थान का बताया जाता है, उतना ही सुर लहर का भी बताया जाता है। देखिए, सुर लहर का सीधा मतलब होता है शब्दों के सुरों और ताल से, क्योंकि कोई भी भाषा सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, उसको बोलते समय उन्हें सुर लय ताल की भी ज़रूरत होती है। और सुर लहर में क्या होता है कि वाक्य के किसी एक अंश पर बल नहीं दिया जाता है, जबकि ये पूरे वाक्य के एक शब्द पर बल होता है तो दूसरे शब्द पर इसकी ध्वनियों के बराबर शब्द विशेष पर आघात पहुंचाया जाता है। भाषा कोई भी हो बलाघात नहीं होती, क्योंकि भाषा में अघोष ध्वनि, सघोष ध्वनि, सुर का उतार चढ़ाव तथा उच्च, मध्य एवं निम्न सुरों का मध्यकरण, उसका आरोह विरोह क्रम ही सुर लहर है। देखिए, कोई भी भाषा बलाघात नहीं होता है, क्योंकि भाषा सीखते समय बलाघात की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोई भी भाषा बलाघात नहीं होता, क्योंकि भाषा जो होती है वो सघोष और अघोष ध्वनि से, सुरों के उतार चढ़ाव से, ठीक है, मध्यम एवं निम्न सुरों के मध्यकरण के आरोह विरोह, ये सभी जो लय है, ये सभी क्रम ही सुर लहर कहलाता है। और भाषा विज्ञान में रेखा द्वारा सुर लहर को इंगित किया जाता है। यद्यपि सुर लहर दो प्रकार के होते हैं, पहला है वाक्य सुर लहर और दूसरा है शब्द सुर लहर। भाषा में सुर लहर के बहुत से कार्य होते हैं। यह एक प्रमुख कार्य है जिसमें भावानुकूल वाणी में स्वर के उतार चढ़ाव द्वारा वाक्यों की सुंदरता को बनाए रखते हैं। किसी व्यक्ति की भाषा सीखते समय सुर लहर का बहुत सारे कार्य होते हैं। इनमें से एक प्रमुख कार्य यह होता है कि इसमें भावानुकूल वाणी में सुर के उतार चढ़ाव द्वारा वाक्यों की सुंदरता दी जाती है, और इसके अतिरिक्त स्वर की मधुरता को दर्शाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, ये जो भाषा सीखते समय सुर लहर का कार्य होता है, ये बहुत बड़ा होता है। इसमें ना ही सिर्फ वाणी में स्वर के उतार चढ़ाव द्वारा वाणी को सुंदरता दी जाती है, बल्कि इसमें स्वर को एक मधुरता भी प्रदान किया जाता है। और इसके साथ ही इसमें भावुकता, दुख, विवशता, क्रोध, घृणा, सहानुभूति इत्यादि मानसिक अवस्थाओं की जानकारी देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि सुर लहर का जो है भाषा सीखने में बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ सुर लहर के माध्यम से ही व्यक्ति अपने भावों को, अपनी घृणा, क्रोध, विवशता, ठीक है, सहानुभूति, इन सभी चीज़ों को, अपनी मानसिक अवस्थाओं को व्यक्त कर पाता है। अतः सुर लहर वाक्य विज्ञान पर बल देता है और भाषा की सुंदरता बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो इस प्रकार भाषा विज्ञान में सुर लहर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ सुर लहर के माध्यम से ही भाषा की सुंदरता को बनाया रखा जाता है। सुर लहर के माध्यम से अपने भावों को एक वाणी में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। स्वर को उतार चढ़ाव द्वारा हम अपने वाणी को सुंदरता प्रदान कर सकते हैं, अपने सुरों को मधुरता प्रदान कर सकते हैं, साथ ही अपने भावनाओं को, अपने दुख, विवशता, क्रोध, घृणा, अपने भावुकता, सहानुभूति, इन सभी मानसिक अवस्थाओं की जानकारी भी दे पाते हैं। इसीलिए भाषा विज्ञान में सुर लहर की बहुत बड़ी भूमिका होती है।